इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। हम हैं महात्मा गांधी। आओ बताते हैं अपने जीवन के सारे घटनाओं को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। भारत एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन 19वीं सदी तक खुद की ही जमीन पर परतंत्र बन चुका था। अंग्रेजों का राज था, कानून उनका, ताकत उनकी और भारतीय सिर्फ आदेश मानने वाले। लेकिन इतिहास में कभी कभी एक ऐसा इंसान जन्म लेता है जो तलवार नहीं उठाता, फिर भी साम्राज्य हिला देता है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में एक साधारण से घर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पिता करमचंद गांधी राज्य के दीवान थे। माता पुतलीबाई धार्मिक, संयमी, सत्यनिष्ठ। यही मां गांधी के जीवन में सच, उपवास और आत्मसंयम की पहली पाठशाला बनी। बचपन में मोहनदास कोई असाधारण बच्चा नहीं था। ये डरपोक था, अंधेरे से डरता था, झूठ बोलने पर आत्मा कांप जाती थी। एक बार गलती की और पिता को सच लिखकर दे दिया। पिता की आंखों में आंसू थे। उसी दिन गांधी ने समझा, सच सजा नहीं देता, सच शुद्ध करता है। ये वही समय था जहां उम्र से पहले जिम्मेदारियां सौंप दी जाती थीं और बचपन समाज की रस्मों में कहीं खो जाता था। मोहनदास की उम्र तब सिर्फ 13 वर्ष थी और उसी उम्र में समाज ने उसे एक और भूमिका दे दी, पति की। शादी कोई सवाल नहीं थी, शादी एक परंपरा थी। ढोल बजे, लोग जुटे, रस्में निभाई गईं। लेकिन 2 बच्चों के मन में उस दिन खुशी से ज्यादा उलझन थी। कस्तूरबा एक शांत, सरल लेकिन भीतर से मजबूत लड़की। मोहन संकोची, डरपोक और खुद से ही अनजान। ये कोई प्रेम कहानी नहीं थी, ये 2 बच्चों की एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो खुद भी नहीं समझते थे। मोहनदास शादी के बाद भी नासमझ था। अधिकार जताना, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब मानवीय कमजोरियां उसमें भी थीं। लेकिन यहीं से गांधी का सबसे बड़ा पाठ शुरू हुआ। जीवन ने उन्हें सिखाया कि प्रेम अधिकार नहीं, जिम्मेदारी होता है। समय के साथ मोहन ने सीखा संयम और कस्तूरबा ने सीखा धैर्य। यही रिश्ता आगे चलकर त्याग और संघर्ष का सबसे मजबूत आधार बना। मोहनदास पढ़ाई में कोई तेज छात्र नहीं था, न अव्वल न विशेष। लेकिन एक बात अलग थी, उसकी अंतरात्मा। स्कूल में वो चुप रहता था, पीछे की बेंच पर बैठकर सब सुनता था। शिक्षक उसे साधारण समझते थे, लेकिन मोहन अपने भीतर कुछ खोज रहा था। गांधी की शिक्षा किताबों से कम, अनुभवों से ज्यादा बनी। एक बार परीक्षा में नकल करने का मौका मिला, लेकिन हाथ नहीं उठा क्योंकि सच ने मन को रोक लिया। जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ, एक सवाल उसे परेशान करने लगा, मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना है। पिता की मृत्यु के बाद परिवार चाहता था कि मोहन बैरिस्टर बने, लंदन जाना था। लेकिन समाज, परिवार और धर्म ने सबने डर दिखाया। लोग बोले, विदेश जाओगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन पुतलीबाई, माँ, चुप नहीं रही। माँ, अगर वचन दे सको कि मांस, मदिरा और अनैतिक जीवन से दूर रहोगे तो जाओ। मोहन ने वचन दिया और यही वचन उसकी असली शिक्षा बन गया। साल 1888 में एक 19 साल का दुबला पतला शर्मीला युवक जहाज से उतरता है, लंदन की ठंडी धरती पर। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, मकसद बैरिस्टर बनना। लेकिन लंदन उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं था, वो एक नई दुनिया थी। चारों तरफ अंग्रेजी बोलते लोग, अलग कपड़े, अलग खान पान और एक अलग ही सभ्यता। शुरुआत आसान नहीं थी। मोहनदास ने सोचा, अगर मुझे यहाँ स्वीकार किया जाना है तो मुझे अंग्रेजों जैसा बनना होगा। उन्होंने सिलवाया महंगा सूट, खरीदी टाई, सीखा डांस, सीखा वायलिन बजाना, यहाँ तक कि फ्रेंच बोलने की भी कोशिश की। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें एहसास हुआ, ये सब दिखावा है, असल संघर्ष कहीं और था। सबसे बड़ी समस्या थी भोजन। उन्होंने अपनी माँ से वचन लिया था, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे और गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। लेकिन लंदन में शाकाहारी भोजन मिलना आसान नहीं था, कई बार भूखे सोना पड़ा। एक दिन उन्हें एक शाकाहारी रेस्टोरेंट मिला। वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। वो जुड़ गए वेजिटेरियन सोसाइटी से। अब वो सिर्फ शाकाहारी नहीं रहे, बल्कि शाकाहार के प्रचारक बन गए। यहीं उन्होंने पहली बार सार्वजनिक भाषण देने की कोशिश की, लेकिन वो इतने शर्मीले थे कि कागज से पढ़ते समय भी आवाज कांप जाती थी।
फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। लंदन में रहते हुए उन्होंने पढ़ी भगवत गीता अंग्रेजी अनुवाद में। गीता ने उनके मन पर गहरा असर डाला। साथ ही उन्होंने पढ़ा बाइबल और अन्य धर्मों की किताबें। यहीं से उनके अंदर जन्म लिया सहिष्णुता का भाव, सत्य की खोज और आत्म अनुशासन। उन्होंने समझा, महान बनने के लिए पहले इंसान बनना पड़ता है। 3 साल तक उन्होंने कानून की पढ़ाई की, कड़ी मेहनत की, अपनी झिझक पर काबू पाया और 1891 में मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। लेकिन लंदन से लौटने वाला युवक अब पहले वाला मोहनदास नहीं था। उसके भीतर जन्म ले चुका था एक विचार, एक सिद्धांत, एक मार्ग जो आगे चलकर पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाने वाला था। 1891 मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। लेकिन जैसे ही जहाज से उतरे, एक दुखद समाचार उनका इंतजार कर रहा था। उनकी माँ पुतलीबाई अब इस दुनिया में नहीं थी। गांधी टूट गए। जिस माँ से वचन लेकर वो लंदन गए थे, उन्हीं से आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। अब सवाल था, बैरिस्टर तो बन गया, लेकिन आगे क्या? उन्होंने मुंबई में वकालत शुरू की। पहला केस मिला, कोर्ट में खड़े हुए, लेकिन इतनी घबराहट हुई कि गवाह से सवाल तक नहीं पूछ पाए। केस हार गए। गांधी समझ गए, किताबों का ज्ञान और कोर्ट की हकीकत अलग होती है। उन्होंने राजकोट में भी कोशिश की, लेकिन वहां भी खास सफलता नहीं मिली। तभी 1893 में एक मौका आया। दक्षिण अफ्रीका की एक भारतीय कंपनी ने उन्हें 1 साल के लिए कानूनी सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया। गांधी ने सोचा, शायद यही नया रास्ता है, और वो निकल पड़े दक्षिण अफ्रीका। 1893 मोहनदास करमचंद गांधी भारत से अकेले नहीं गए थे किसी आंदोलन के लिए। वो गए थे एक वकील के रूप में। साथ कौन था? दादा अब्दुल्ला, भारतीय व्यापारी, केस देने वाले, कुछ भारतीय व्यापारी परिवार, जहाज पर अंग्रेज, अफ्रीकी, भारतीय यात्री। उस समय गांधी के साथ कोई नेता नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, कोई योजना नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका जाते समय गांधी को खुद भी नहीं पता था कि वो किस युद्ध में उतर रहे हैं। गांधी पहुंचे गरबन, दक्षिण अफ्रीका में उतरे। यहां उन्होंने देखा भारतीय मजदूर, गन्ने के खेत, खदाने और बंधुआ मजदूरी। गांधी कोर्ट में पगड़ी पहनकर गए। जज गुस्से में, यहां पगड़ी नहीं चलेगी। गांधी ने जवाब दिया, ये मेरी पहचान है, मैं इसे नहीं उतार सकता। गांधी को कोर्ट से बाहर कर दिया गया। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये चेतावनी थी, यहां तुम बराबर नहीं हो। कुछ दिन बाद गांधी पीटर मेटरिट्सबर्ग जा रहे थे। फर्स्ट क्लास टिकट, सफेद कोट, सभ्य वकील की तरह। तभी एक गोरे यात्री ने शिकायत की। रेल अफसर ने बोला, रंगीन आदमी फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकता। गांधी जी बोले, मेरे पास वैध टिकट है। फिर धक्का, ट्रेन से बाहर, सामान फेंका गया। पीटर मेटरिट्सबर्ग स्टेशन, ठंडी रात, कोई सहारा नहीं। उसी प्लेटफॉर्म पर गांधी ने 3 रास्ते देखे। भारत लौट जाएं, अपमान सहते रहें, अन्याय के खिलाफ खड़े हों, और उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। रोज रोज का अपमान। होटल से निकाला गया, फुटपाथ पर चलने को मजबूर हुए। स्टेज कोच में ड्राइवर ने मारा, अदालत में अलग बैठाया गया। लेकिन अब गांधी भाग नहीं रहे थे। धीरे धीरे गांधी भारतीय समुदाय से जुड़े। दादा अब्दुल्ला, हाजी हबीब, हाजी उजैर अली, पॉलक, एनरी पॉलक, अंग्रेज मित्र, हरमन कैलेनबाख, यहूदी वास्तुकार, मगन लाल गांधी। ये लोग नेता नहीं थे, ये लोग साथ चलने वाले थे। पहली सभा, डर टूटता है। गांधी ने पहली बड़ी सभा बुलाई। गांधी और बोले, हम कमजोर नहीं हैं, हम डरते हैं, और आज हम डर छोड़ेंगे। लोग रोए, लोग बोले, लोग खड़े हुए, और सरकार ने कानून बनाया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। भारतीयों को अंगूठे के निशान, पहचान पत्र, पास सिस्टम। गांधी जी ने बोला, हम ये कानून नहीं मानेंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। गांधी ने कहा, सच के साथ डटे रहो, मार खाओ, जेल जाओ, लेकिन हिंसा मत करो। और यहीं जन्म हुआ सत्याग्रह का, जिसके बाद गांधी, कस्तूरबा गांधी और हजारों भारतीय मजदूर सभी को जेल में दे दिए गए। कस्तूरबा को जेल में कठोर श्रम दिया गया। कस्तूरबा बोली, अगर ये रास्ता सही है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। गांधी ने सिर्फ आंदोलन नहीं किया, जीवन का तरीका बदला। यहां सब बराबर हो गया। गांधी जी खुद मजदूरी किए और सादा जीवन जिए। ये प्रयोग था एक नए समाज का। एक बार गांधी पर हमला हुआ, भीड़ ने पीटना शुरू किया। लोग बोले, मार दो इसे। कस्तूरबा बोले, इन्हें मत मारो,
ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। भीड़ रुक गई। गांधी ने लेख लिखे, पत्र भेजे, अखबार निकाले, टॉल्स्टॉय से पत्राचार। पूरी दुनिया देखने लगी। 1913-14 ब्रिटिश सरकार झुकी। कई नस्ल भेदी कानून रद्द, भारतीय विवाह पर मान्यता, मजदूरों पर टैक्स हटाया गया। ये पूरी आज़ादी नहीं थी, लेकिन ये साबित हो गया था अहिंसा काम करती है। 1915 गांधी ने कहा, अब भारत मुझे बुला रहा है। साथ लौटे कस्तूरबा गांधी, मगनलाल। गांधी जी के पास अब सत्याग्रह का अनुभव, अहिंसा का हथियार, सब समझ आए। मोहनदास अब वकील नहीं थे, वो एक आंदोलन थे। भारत अब उनका मैदान बनने वाला था। साल 1915 दक्षिण अफ्रीका में 21 साल संघर्ष के बाद मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे। बंबई, आज का मुंबई के बंदरगाह पर उनका स्वागत हुआ। लेकिन गांधी जानते थे, भारत को समझे बिना भारत की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। भारत आते ही गांधी मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। गोखले उनके राजनीतिक गुरु बने। गोखले ने सलाह दी, 1 साल तक देश को देखो, समझो, तुरंत राजनीति में मत कूदो। गांधी ने यही किया। देश भर की यात्रा 1915 से 1916 वो गए कलकत्ता, मद्रास, पुणे, बनारस, राजकोट, गांव-गांव घूमे। रेल के 3रे दर्जे में सफर किया, गरीबों के बीच रहे, किसानों की हालत देखी, अस्पृश्यता का दर्द देखा। उन्हें समझ आया, भारत की असली ताकत शहरों में नहीं, गांवों में है। जिसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 किया। ये सिर्फ आश्रम नहीं था, ये प्रयोगशाला थी। यहाँ उन्होंने सिखाया सत्य, अहिंसा, श्रम, स्वावलंबन। चरखा चला, खादी बने और सब बराबर, जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी से ऊपर। 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी में BHU के उद्घाटन पर गांधी ने भाषण दिया। राजे रजवाड़े, अंग्रेज अधिकारी बैठे थे। गांधी ने खुलकर कहा, जब तक भारत का किसान गरीब है, ये शान और शौकत व्यर्थ है। हॉल में सन्नाटा छा गया। और फिर वहीं पर राजकुमार शुक्ल गांधी से मिले और आग्रह किया, चंपारण आइए। वहां अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे। और फिर आगे पहला बड़ा संघर्ष चंपारण का हुआ 1917 में। गांधी पहुंचे। ब्रिटिश अफसरों ने आदेश दिया, इलाका छोड़ दो। गांधी ने मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन जनता उनके साथ खड़ी हो गई। अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा, किसानों को राहत मिली। ये था भारत में गांधी का पहला सफल सत्याग्रह। 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूर कम वेतन से परेशान थे। गांधी उनके साथ खड़े हुए, उपवास किया, शांतिपूर्ण आंदोलन कराया। मजदूरों की जीत हुई। फिर साल 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह किया। गुजरात के खेड़ा जिले में सूखा पड़ा था, फिर भी अंग्रेज टैक्स वसूल रहे थे। गांधी ने कहा, जब फसल नहीं हुई तो टैक्स क्यों? किसानों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। सरकार झुकी। इसी दौर में गांधी के साथ जुड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी। धीरे धीरे गांधी कांग्रेस के केंद्र बन गए। साल आया 1919। अंग्रेजों ने बनाया रॉलेट एक्ट। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी। गांधी ने देशव्यापी विरोध किया। फिर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पवित्र दिन। अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ अपने हक की बात करने तो कुछ मेले का आनंद लेने। उन्हें क्या पता था कि यह दिन इतिहास का सबसे खून से भरा पन्ना बनने वाला है। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, एक ऐसा कानून जिसमें बिना सुनवाई, बिना मुकदमा किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, लेकिन तभी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में प्रवेश करता है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, सिर्फ एक संकरा रास्ता और बिना किसी चेतावनी के फायर। गोलियां चलती रहीं। लगभग 10 मिनट तक 1600 से ज्यादा गोलियां चलीं। लोग भाग नहीं पाए। कोई अपने बच्चे को बचा रहा था, कोई अपनी मां को ढक रहा था। कई लोग जान बचाने के लिए बगल के कुएं में कूद गए, लेकिन गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। सरकारी आंकड़े कहते हैं 379 लोग मरे, लेकिन सच्चाई 1000 से ज्यादा बेगुनाह शहीद हुए। वो जमीन आज भी उस खून की गवाही देती है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया।
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड लौटा दिया और भारत की आज़ादी की लड़ाई और भी प्रचंड हो गई। जलियांवाला बाग सिर्फ एक स्थान नहीं, वो एक जख्म है। जलियांवाला बाग में गोलियां तो रुक गईं, लेकिन पूरे भारत में गूंज शुरू हो चुकी थी। अमृतसर की सड़कों पर सन्नाटा था। घरों में मातम, माएँ अपने बेटों को ढूंढ रही थीं, बच्चे अपने पिता को। लेकिन जनरल डायर को कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, मैंने जो किया सही किया। अंग्रेजों ने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। लोगों को सरेआम कोड़े मारे गए, उन्हें पेट के बल रेंगने की सजा दी गई, इंसानियत को कुचल दिया गया। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने फैसला किया एक नए रास्ते का। असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी ने देश से कहा, अंग्रेजों की ताकत हमसे ही आती है। अगर हम उनका साथ देना बंद कर दें तो उनका राज अपने आप कमजोर हो जाएगा। और फिर देश ने इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन देखा। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, छात्रों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों को जलाई, खादी अपनाई गई, चरखा घर घर घूमने लगा। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। और फिर तभी एक घटना हुआ, चौरी चौरा कांड 1922। ये एक ऐसा घटना था जिसने सब कुछ बदल दिया। चौरी चौरा, उग्र भीड़ हिंसक हो गई, पुलिस स्टेशन जला दिया गया। जब गांधी जी को ये पता चला, उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। लोग हैरान थे, लेकिन गांधी अडिग रहे। उन्होंने कहा, हिंसा से मिली जीत सच्ची आज़ादी नहीं होती। जेल और आत्ममंथन। अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल भेज दिया, लेकिन जेल की सलाखें उनके विचारों को कैद नहीं कर सकीं। वहीं बैठकर उन्होंने सोचा, भारत को सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि सही मार्ग भी चाहिए। जिसके बाद साल 1930 अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था। गांधी जी ने इसे अन्याय कहा और शुरू हुई दांडी यात्रा। साबरमती से दांडी तक लंबी पदयात्रा। लोग जुड़ के गए, भीड़ बढ़ती गई। समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक उठाया। ये एक छोटा कदम नहीं था, ये अंग्रेजी कानून को खुली चुनौती थी। पूरा देश जाग उठा। अब पूरी दुनिया देख रही थी कैसे एक आदमी बिना हथियार के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। अहिंसा की ताकत दुनिया समझने लगी। फिर आया साल 1942। गांधी जी ने कहा, करो या मरो का नारा दिया। साल 1942 दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। अंग्रेजी हुकूमत कमजोर पड़ रही थी, लेकिन भारत अब भी गुलाम था। महात्मा गांधी ने देश को पुकारा, अब समय आ गया है निर्णायक संघर्ष का। और फिर गूंजा वो नारा जिसने पूरे राष्ट्र की आत्मा जगा दी, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजी सरकार हिल गई। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों को लगा नेताओं को जेल में डाल दो, आंदोलन अपने आप रुक जाएगा। लेकिन इस बार इतिहास ने कुछ और ही देखा। अब आंदोलन नेता नहीं चला रहे थे, आंदोलन जनता बन चुकी थी। गांवों में, शहरों में, हर जगह विद्रोह की लहर उठी। लोग सड़कों पर उतर आए। सरकारी संस्थानों का बहिष्कार होने लगा। अंग्रेजों ने दमन किया, लाठियां चलीं, गोलियां चलीं, हजारों लोग जेल भेजे गए। लेकिन आज़ादी की आग अब बुझने वाली नहीं थी। गांधी जी जेल में थे, उम्र बढ़ चुकी थी, स्वास्थ्य कमजोर था, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। सलाखों के पीछे से भी उनका संदेश साफ था, हिम्मत मत हारो, आज़ादी अब दूर नहीं। दूसरी ओर विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की ताकत तोड़ दी। आर्थिक संकट बढ़ रहा था, राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था। अब भारत पर शासन करना अंग्रेजों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्र हुआ। सदियों की गुलामी समाप्त हो गई। पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन गांधी जी जश्न से दूर थे, क्योंकि आज़ादी के साथ एक गहरा घाव भी आया था। देश का विभाजन, दंगे भड़क उठे, हिंसा फैल गई, लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोग मारे गए। गांधी जी का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने कहा, ये आज़ादी खुशी नहीं दे रही। अब गांधी जी एक नई लड़ाई लड़ रहे थे, नफरत के विरुद्ध, हिंसा के विरुद्ध। वे दंगों के बीच गए, उपवास किए, लोगों से कहा, ये देश सबका है। लेकिन 30 जनवरी 1948 दिल्ली प्रार्थना सभा के लिए जाते हुए 3 गोलियों की आवाज़ गूंजी। महात्मा गांधी गिर पड़े। उनके होठों से निकले अंतिम शब्द, हे राम। एक शरीर समाप्त हुआ, लेकिन एक विचार अमर हो गया। महात्मा गांधी ने दुनिया को सिखाया,
सबसे बड़ी ताकत हिंसा में नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत सत्य और अहिंसा में होती है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।